नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। हम इस वक्त अभी आपको पहले ज़रा बता दें, ये हैं ओसामा, एनडीटीवी के ओसामा। जो कैमरे के पीछे हैं वो कैसे कैमरा घुमा करके दिखाएं, वो हैं सचिन गुप्ता। और हमारी ये जो टीम है ये अब अगले 1 महीने तक लगातार सड़कों पर ही रहेगी। और इसमें हम 3-4 दिन पूरा कर चुके हैं। ग्रेटर नोएडा गए, अलीगढ़ गए, देवबंद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर गए और अब हापुड़ होते हुए और गढ़मुक्तेश्वर, मुरादाबाद होते हुए रामपुर जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का द्वितीय चरण अब शुरू होने वाला है। लेकिन ये जो द्वितीय चरण है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, इसमें एक जो 2017 में एक बड़ा मुद्दा रहा था वो था ध्रुवीकरण का। एक ये बात थी, बाकी जातीय आधार पर जो समीकरण इस तरीके से बैठे कि बीजेपी का जो 300 पार हुआ उसमें एक बहुत बड़ी और भारी संख्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की थी। तो क्या इस बार भी वही होगा? और जो मूल प्रश्न है वो ये है कि क्या ध्रुवीकरण की राजनीति, जो कि हम देख रहे हैं कि लगातार एक प्रयास किया जा रहा है उस दिशा में बात को ले जाने का, क्या वो ध्रुवीकरण की राजनीति इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काम आएगी या नहीं? लेटेस्ट उदाहरण आपको बता दें, वो जो 80-20 वाली बात थी, लगभग उसी स्केल की एक बात योगी आदित्यनाथ ने कल अपने जो अपील थी उनकी फर्स्ट फेज की पोलिंग के एकदम पहले जो अपील की, उसमें उन्होंने ये बोला कि इस बार अगर आप चूके तो दंगाई और आताताई इंतज़ार कर रहे हैं कि वो उनकी सरकार आ जाए। इस वजह से वो एकदम बेचैन है। और अगर आप चूक गए इस बार और आपने उनको सहारा दे दिया तो कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी उत्तर प्रदेश को। इसके बाद एक राजनीति बड़ी तेज़ हो गई। केरल के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि भाई केरल में तो 100% साक्षरता है, केरल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर है, केरल में ये है वो है, ह्यूमन इंडेक्स बड़े अच्छे हैं, हमारी तरह ही बन जाओ तो बहुत अच्छा हो। ये तो एक बात हो गई। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसके मायने, इस स्टेटमेंट के, ध्रुवीकरण की कोशिश थी लेकिन क्या काम आ रही है? तो हम, क्योंकि 3-4 दिन का एक अनुभव हो गया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, तो आपको सबसे पहले तो बता दें कि अलीगढ़ और देवबंद में जो मुसलमान हैं उनका ये कहना है कि अब की ध्रुवीकरण नहीं होगा। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अखिलेश यादव हमको समाजवादी पार्टी थोड़ी टेकन फॉर ग्रांटेड कर रही है। अब की बार वो बीजेपी की इस बात में बात ना करने के बहाने हमारे बारे में कुछ सोच ही नहीं रही है। मतलब हिजाब का इतना बड़ा विवाद हुआ उनके हिसाब से, उसमें सपा ने कुछ बोला ही नहीं, या ध्रुवीकरण को लेकर के जो तमाम बातें होनी थी उसमें मुसलमानों के पक्ष से समाजवादी पार्टी ने बहुत कम बात रखी या बात रखी ही नहीं। ये सब चीज़ें देवबंद और अलीगढ़ में जो मुसलमान थे उनको अखर रही थी। बहरहाल ये तो मुसलमानों का हाल हो गया। अब आइए बात करते हैं वोटिंग पैटर्न की। हुआ क्या है कि प्रथम चरण की वोटिंग कंप्लीट हो गई है और इस बार जो 58 सीटें हैं उसमें करीब आप ये समझिए 60% लोगों ने वोट डाला है। 2017 में ये 62% था। आप सोचेंगे कि ये घटे हुए वोट स्तर का, जबकि वोटर्स बढ़े हैं, उनकी संख्या बढ़ी है, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में अगर आप देखें तो वोटिंग कम हुई है, 2% श्रिंक कर गई है पहले फेज में। तो ऐसा क्यों हुआ है? अच्छा, इस सब के बीच में जो मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर वो ज़िला था जहां पर एकदम जिसको ध्रुवीकरण का गढ़ माना गया। यहीं वो दंगे हुए 2013 के, जिसको लेकर के राजनीति हुई 2014, 17 और 19 में बीजेपी ने बहुत तेज़ उफान मारा। ये इस गढ़ में वोटिंग का पैटर्न क्या था? मुजफ्फरनगर में ज़िले में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। उन 6 में से एक है मुजफ्फरनगर सदर, यानी कि शहर में करीब 40% मुसलमान हैं। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने मुसलमान को सीट नहीं दी, मुस्लिम कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। इसको लेकर के भी बवाल हुआ कि आपने क्यों नहीं खड़ा किया। बहरहाल मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा क्षेत्रों में 2 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर एक बुढ़ाना और शायद एक खतौली, अगर मैं या बुढ़ाना तो है ही, एक और है, मैं आपको
देख करके बता देता हूँ, उससे एक आइडिया मिल जाएगा आपको एग्जैक्ट सटीक बात, ताकि गलत बयानी ना हो जाए। तो एक बुढ़ाना था और एक और थी जहाँ पर वोटिंग एक्चुअली पिछली बार से कम होने के बजाय और बढ़ गई। मतलब यहाँ तो हम ये बात कर रहे हैं कि ओवरऑल 2% कम हुई है, लेकिन मुजफ्फरनगर एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो टोटल ओवरऑल एवरेज है 60%, उससे 5% ज़्यादा वोटिंग हुई है, यानी कि 65% वोटिंग है। 2017 से अभी भी 2% कम है, तब 67 थी, अभी 65% है। लेकिन यहाँ पर खतौली एक जगह है जहाँ 69% पोलिंग हुई, पिछली बार 71% थी। और जो मैं आपको बता रहा था, चरथावल और बुढ़ाना, यहाँ पर पोलिंग परसेंटेज आधा पॉइंट और 0.2 से ऊपर गया है, यानी कि 67.69 और 66%, थोड़ा थोड़ा ऊपर गया है। तो सोचिए, जहाँ सब जगह वोटिंग कम हो रही है, वो क्षेत्र जो कि ध्रुवीकरण का केंद्र माना जाता था, वहाँ पर वोटिंग कुछ जगह थोड़ी कम हुई और 2 जगह बढ़ गई। इसके क्या मायने? 2 ही चीज़ें हो सकते हैं। जब वोटिंग बढ़ती है तो ये माना जाता है, 2 चीज़ें मानी जाती हैं कि या तो लोग भारी मात्रा में जो लोग हैं सरकार में उनको जिताने के लिए आ रही है, या लोग भारी मात्रा में जो लोग सरकार में हैं उनको हराने आ रही है। ऐਵੇਂ ही वोटिंग करने नहीं आते। मुजफ्फरनगर में इतनी कम्पिटिटिव वोटिंग हुई थी पिछली बार भी 2017 में कि शहर में नंबर 1 यानी कि बीजेपी जो आई थी और नंबर 2 सपा का उम्मीदवार, उनमें मात्र 5-6 हज़ार का फ़र्क था। और मीरापुर नाम की एक विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर 200 मतों का भी फ़र्क था। मतलब आप सोच लीजिए कि ज़रा सा इधर उधर होता और सपा के लोग जीत जाते हैं। ऐसी स्थिति में इस बार जो समीकरण बिठाया है समाजवादी पार्टी ने, ध्रुवीकरण की बात पर जो अखिलेश यादव एकदम चुप पकड़े हुए हैं, फिंगर ऑन योर लिप्स, जिप बंद, कुछ नहीं बोल रहे हैं, मुसलमान कैंडिडेट नहीं खड़े किए हैं, इस तरीके की राजनीति पे वो जा ही नहीं रहे हैं, वो विकास और इस तरीके की बात कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी अपने आप को कहाँ पाती है? तो जब योगी आदित्यनाथ ने ये बोला कि ये कश्मीर और केरल और बंगाल बन जाएगा, तो उस समय वोटिंग पे जाने से पहले मुजफ्फरनगर क्या सोच रहा था, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्या सोच रहा था? वोटिंग ट्रेंड से ऐसे लगता है, एक अनुमान लगाया जाता है कुछ लोगों द्वारा कि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है यहाँ पर। वाकई आपको अगर बता दें तो गली कूचे में यहाँ पर जब वो हिजाब वाला बवाल कर्नाटका का चल रहा था, तो हम जहाँ जहाँ रुके हमने देखा हर टीवी में, हर फोन में वो हिजाब की स्टोरी लोग देख रहे थे। लेकिन गली चौराहे पर 2017 की तरह हिंदू मुस्लिम की बातें नहीं हो रही थी ज़मीन पर, और अगर हो भी रही थी तो जिस मात्रा में लोग हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे, उसके ज़्यादा भारी मात्रा में लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि अरे ऊपर उठो यार इन सब चीज़ों से। जैसे राकेश टिकैत कहते हैं ना कि अब ये पिच जो है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी, ये वाला स्टेडियम तो हमने तोड़ दिया कब का, अब नहीं चलेगा। तो जो सबसे मूल प्रश्न है वो यही है कि बीजेपी की ये जो कोशिश है, योगी आदित्यनाथ की या और नेताओं की, दंगाई, आतताई, सपाई, गुंडाई, वापस आ जाएंगे, ये जो डर का माहौल, ये काम करेगा या नहीं करेगा? मुजफ्फरनगर में हमने 2 स्थानीय नेताओं से भी बात की, तो स्थानीय नेताओं में तो जाहिर सी बात अपनी पॉलिटिकल लाइंस लेंगे। बीजेपी वाले ने ये कहा कि आप कैसे भूल सकते हैं कश्मीर में जो हुआ था पलायन, इतिहास से सीखना चाहिए, इतिहास जो भूल जाते हैं वो मिट जाते हैं। जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता का ये कहना था कि अगर इतिहास ही याद रखना है तो 5 साल का इतिहास देख लो, ये 30 साल पुराना इतिहास क्या देख रहे हो? 5 साल पर बात करो ना, 30 साल पुरानी बात क्यों हो रही है? जिस चीज़ पे चुनाव लड़ना चाहिए, आपकी 5 साल की परफॉर्मेंस, आप उस पर लड़िए ना। आप ये 30 साल पुरानी बात कश्मीर, केरल और इधर उधर की बात कर रहे हैं इस मुद्दे से भटकाने के लिए। ज़मीन पर भी हमको एक बड़े इंटरेस्टिंग से एक अंकल मिले, एडवोकेट थे, और कल जब हम एक यूनिवर्सिटी गए तो हमने देखा कि वो अंकल जो थे वो आए और एक एक करके सब चैनल से ये पूछ रहे थे कि तुम निष्पक्ष हो, अनबायस्ड रिपोर्टिंग करो, अनबायस्ड, क्या दिन भर हिंदू मुसलमान दिखाते रहते हो, ये सारी चीज़ें वो बोल रहे थे। उसके बाद उन्होंने एनडीटीवी को देखा, हमने उनसे कहा कि आ जाइए बात कर लीजिए, उन्होंने कहा व्हाई नॉट, पूरा एकदम बिल्कुल चटक तरीके से।
और फिर वो बोलना शुरू हुए। उन्होंने बोला कि ये सिर्फ और सिर्फ बरगलाने की कोशिश की जा रही है, गर्त में ढकेलने की कोशिश की जा रही है तुष्टीकरण द्वारा और ध्रुवीकरण द्वारा, लेकिन ये इस बार चलेगा नहीं, क्योंकि आप देश को नुकसान ज़रूर पहुंचा रहे हैं और लोग इससे पक चुके हैं। वोटिंग पैटर्न की स्टडी और लोगों का कहना ये किस तरफ इशारा करता है? बहुत ही ज़्यादा उत्साह से वोट बढ़ जाना वैसा भी नहीं हुआ। कुछ कुछ जगह वोटिंग परसेंटेज थोड़ी सी बढ़ी तो एक एंटी इनकम्बेंसी की तरफ इशारा भी होना। ज़मीन पर समाजवादी पार्टी का बहुत ज़्यादा प्रो मुस्लिम ना होना ये भी हुआ। तो इतना जान लीजिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार एक ऐसी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि किसी को मालूम ही नहीं है कि ये ध्रुवीकरण का चक्का चलेगा या नहीं चलेगा। वोटिंग पैटर्न से अभी स्टडी करना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अब जो द्वितीय चरण है 14 फरवरी को जो होगा, जैसे कि हम अब जा रहे हैं रामपुर, वहाँ पर हो रहा है, वहाँ के वोटिंग पैटर्न और इसके वोटिंग पैटर्न को स्टडी करके और लोगों से बात करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मूड उसको स्टडी किया जा सकता है। अभी मेरे हिसाब से मेरा ऐसा मानना है कि बहुत जल्दी होगा ये कह देना कि ध्रुवीकरण नहीं चल रहा या ध्रुवीकरण चल रहा है, क्योंकि जो एकदम खांटी समर्थक हैं वो तो अभी भी इस बात में विश्वास रखते हैं। लेकिन हार्डकोर समर्थक जो है उसके अलावा आपको और भी चाहिए होगा। जैसे कि जाट किस तरीके से देख रहा है, जो बालियान साहब हैं मंत्री मुजफ्फरनगर से, एमपी भी हैं, उनका ये कहना है कि प्राइवेटली उन्होंने बताया कि जाट फोर्सेस में भी होते हैं, जाट जो है वो बड़ा नेशनलिस्टिक होता है और जाट बीजेपी के साथ है। तो ये बोल देना कि जाट टिकैत की वजह से या किसान आंदोलन की वजह से छिटक गया, ये सही नहीं है। मुसलमानों का भी ये कहना कि आप ये मत सोच लीजिए कि मुसलमान पूरा पूरा एक तरफ जा रहा है, मुसलमान भी अपना अकल लगा करके सोच करके वोटिंग देगा। तो जो एक बात समझ में आई कि जो एक पूरा कॉन्सेप्ट था ना वो एक तरफापन का, वो एक तरफापन उस तरीके से इस चुनाव में एटलीस्ट मुजफ्फरनगर में जो वोटिंग हो रही थी उसमें वो नहीं दिखा। और जाटों में भी जैसे कि आप देखें भाजपा और रालोद कुछ कुछ शामली में ऐसी जगहें थीं जहाँ पर आमने सामने भी आए, थोड़ा सा माहौल गर्म वहाँ का वैसे भी रहता है। तो एक तरफापन उस तरीके से नहीं देखा गया है जिस तरीके से 2017 में था। एक तरफापन का ना होना, इससे किसको फायदा होगा? क्या बीजेपी उसी तरीके से जीत पाएगी या मार्जिन और कम हो जाएगी? जैसे एक विश्लेषण ये भी था कि पिछली बार भी आप मुजफ्फरनगर में 6 में से 6 इसलिए जीत पाए क्योंकि 2 जगह एकदम कांटे की टक्कर थी। तो इस बार जो है वो जरा सा भी इधर उधर हुआ तो आप हार जाएंगे। मुकाबला रोचक है, लेकिन उसमें ध्रुवीकरण कितना कामयाब हो रहा है इस पर सस्पेंस अभी बना हुआ है। दूसरे चरण के लिए जा रहे हैं, वहां भी अपना असेसमेंट देखेंगे, स्टडी करेंगे, लोगों से बात करेंगे और उसके बाद आपको एक रिपोर्ट देंगे। इसमें एक भूल चूक लेनी देनी मैं अभी लगा दूं, क्या है कि लोगों के दिल में क्या है और लोगों के वोट में क्या है। जैसे कि अगर मुसलमान सपा से गुस्सा है तो क्या इसका ये मतलब निकाल लिया जाए कि मुसलमान सपा के खिलाफ वोट कर रहा है? नहीं। या जाट अगर नाराज है बीजेपी से किसान आंदोलन की वजह से, तो क्या वो इतना नाराज है कि वो बीजेपी के खिलाफ वोट दे देगा? ये भी नहीं। तो इस वजह से ये चुनाव जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। इसीलिए सेकेंड फेज में हम बात करेंगे लोगों से और उसके बाद एक समूचा विश्लेषण आप तक लेकर के आएंगे। अभी तक का विश्लेषण यही है कि बने रहिए, क्योंकि सब लोगों ने और वोटर ने भी अभी लटका के रखा है। तो इशारों में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।